हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टेनो ऑर्बिट में। तो फ्रेंड्स, आज जो हम डिक्टेशन करने जा रहे हैं वो आनंद मासिक पत्रिका से है और इस डिक्टेशन की जो गति है वो 100 शब्द प्रति मिनट रहने वाली है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप ऐड हो जाइएगा और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दिया है, तो वहाँ से आप जाके इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। तो रेडी हो जाइए, 5 सेकंड्स में आपकी डिक्टेशन स्टार्ट होने वाली है। भारत भले ही विफल नहीं हुआ हो, लेकिन इसकी राजकीय व्यवस्था उसी हालत में आ गई है। केंद्रीय मंत्री आपस में ही लड़ रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के आपसी झगड़े सबके सामने आ रहे हैं। नौकरशाही और शासन चलाने वालों के बीच समझ भी काफ़ी कम रह गई है। हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि वित्त मंत्री पी चिदम्बरम एक शीर्ष अधिकारी से अंग्रेजी सुधारने के लिए कहते हैं और अधिकारी जवाब में अपने विभाग के मंत्री से शिकायत कर देता है। इसमें सबसे ऊपर आता है आंध्र प्रदेश के विभाजन के विधेयक का इस तरीके से पास होना। लोकसभा की कार्यवाही प्रसारित कर रहे लोकसभा टीवी को बंद कर दिया गया। यह पारदर्शिता को निरर्थक बना देता है। संयुक्त आंध्र प्रदेश का समर्थन करने वाले सदस्यों को बहस में भाग नहीं लेने दिया गया। ऐसे 17 सांसदों, जिनमें कांग्रेस के मंत्री भी शामिल थे, को संसद से 1-2 दिन पहले ही बाहर किया जा चुका था, क्योंकि उन्होंने बिल का पास होना असंभव बना दिया था। मेरी चिंता कांग्रेस ने जो परंपरा बनाई है, उरो और लोकसभा अध्यक्ष के कार्यवाही चलाने के तरीके को लेकर। कल को अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है और अल्पसंख्यकों पर बंदिशें लगाने वाला कोई विधेयक लाती है, तो उसे सिर्फ यह बताना पड़ेगा कि उस समय की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस ने संसदीय लोकतंत्र के बुनियादी नियमों को स्थगित कर दिया था। करीब 50 दिनों तक आम आदमी पार्टी सत्ता में रही और उसने यथास्थिति में पड़े उस शासन की कलई खोल दी जिसे मुख्य पार्टियां भाजपा और कांग्रेस पिछले 3 दशकों से चलाती आ रही थीं। एक तरह से आप पार्टी भी उसी तरह से दिल्ली की सबसे शक्तिशाली पार्टी बन गई है, जैसी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस बंगाल में और नवीन पटनायक का बीजू जनता दल ओडिशा में हैं। वास्तव में पहचान की राजनीति लोकतांत्रिक शासन के लिए सबसे बड़ा खतरा और यह उस नुकसान को भी कम नहीं कर रही है जो भाजपा स्वतंत्रता आंदोलन से विरासत में मिली अनेकतावाद की संस्कृति को पहुंचा रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुओं को हिंदू राष्ट्रवाद अपनाने की अपील कर रहे हैं और भारी भीड़ जुटा रहे हैं। मुसलमान उचित ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि नरम हिंदुत्व ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दूषित कर रहा है। इस खतरनाक प्रवृत्ति को रोकने में कांग्रेस बहुत कमज़ोर है और उसे यह पता भी नहीं कि वह राष्ट्र को किस तरफ आईना दिखाए। क्षेत्रीय पार्टियों को महसूस हो रहा है कि कांग्रेस जो जगह छोड़ रही है वे
उसे भर सकती हैं। शायद वे ऐसा कर भी लें, लेकिन यह देश की एकता की कीमत पर होगा। कुछ क्षेत्रीय पार्टियां अक्षरशः उस संविधान का उल्लंघन कर रही हैं जो देश के सभी हिस्सों को जोड़ती है। संघीय ढांचे का कोई विकल्प नहीं है जिसे संविधान सभा ने अच्छा मानकर और पवित्र बनाकर संविधान में रख दिया। ओडिशा इसका उदाहरण है कि भारतीय शासन व्यवस्था किस तरह काम कर रही है। राज्य अपने ढांचे में संघीय है, लेकिन शासन के लिहाज से वंशीय है। भले ही कई बार अपनी मर्जी से चलने वाला और घमंडी होने का रुख दिखाए, वह शायद ही कभी केंद्र सरकार के खिलाफ जाता है। लेकिन नवीन पटनायक का शासन व्यक्ति केंद्रित है और वह अपने पिता बीजू जनता दल के नक्शे कदम पर चलते हैं। बीजू ने विचित्र और भ्रष्ट तरीके से शासन किया। वह अभी भी याद किए जाते हैं क्योंकि उन्होंने उड़िया लोगों को पहचान दी जो आसमान के नीचे अपनी जगह बनाने के लिए अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। नवीन लोगों को अपने पिता की विरासत याद दिलाते रहते हैं। भुवनेश्वर की अपनी यात्रा के दौरान मैंने पाया कि पूरे शहर में होर्डिंग लगे हैं जिसमें बीजू पटनायक नवीन की ओर उंगली दिखा रहे हैं, मानो वह ध्यान दिला रहे हैं कि उनका उत्तराधिकारी उनका बेटा है। जिस तरह पंजाब में सुखबीर सिंह बादल, अखिलेश यादव यूपी में और फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में हैं, उसी तरह नवीन पटनायक का वंश ही उनकी पूंजी है। लोकतंत्र में चुनाव सिर्फ निर्वाचित होने के लिए है। इसके बाद राज्य विधानसभा के 5 साल के कार्यकाल के दौरान लोगों की कोई गिनती नहीं रहती। कुछ चुनिंदा नौकरशाहों के सहारे राज्य का शासन चलाते हैं और लोग लाचारी और तकलीफ में हैं। वह बदतर है क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी के सभी नेताओं का सुनियोजित ढंग से सफाया कर दिया है। इस तरह वह ऐसे बन गए हैं जिसके बिना काम नहीं चल सकता है। उनकी ताकत यही है कि उनकी पार्टी में और उनके विरोध में खड़ी पार्टी कांग्रेस में कोई नेता नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री जे.बी. पटनायक ने कांग्रेस के अंदर बढ़ते झगड़े के मुकाबले असम का राज्यपाल बनना पसंद किया। मुझे सबसे ज़्यादा अचरज हुआ कि राज्य में आम आदमी पार्टी की कोई आहट सुनाई नहीं दे रही है। मैंने सोचा था कि उड़ीसा, जहां कोई विरोधी पक्ष नहीं है, आपके लिए आदर्श जगह होगी। ऐसा लगता नहीं है कि पार्टी दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों से आगे जा पाई है। बेशक इसके जन्म और दिल्ली में सफलता से आदर्शवाद की झलक जरूर दिखाई दी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल पार्टी के पर्याय बन गए हैं। उन्होंने किसी को उभरने का मौका नहीं दिया है। वास्तव में उनके कारनामों ने उन बुद्धिजीवियों की उम्मीदों को बुझा दिया है जिन्होंने उनमें एक विकल्प देखा था। भगवान का शुक्र है कि कुछ दूसरे नाम जाहिर हुए हैं जो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने एक सामूहिक नेतृत्व की ज़रूरत
को रेखांकित करना चाहिए। दर्जनों स्वयंसेवी संस्थाएं जिनका रिकॉर्ड केजरीवाल से भी बेहतर है, आपसे दूर हैं, उन्हें भी पार्टी में शामिल करने के लिए राजी करना चाहिए, क्योंकि यह देश में चल रहे हजारों विद्रोहों के लिए एक मंच है। हालांकि आपको अपना आर्थिक एजेंडा सामने लाना चाहिए, क्योंकि लोगों ने उसे अनिवार्य तौर पर भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ मत दिया है। आपने प्राकृतिक गैस की कीमत के मामले में केंद्र सरकार का चेहरा उजागर कर बहुत अच्छा किया। यह स्पष्ट है कि पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली, जिन्होंने कीमत में बढ़ोतरी का बचाव किया और इस घोटाले में अवश्य गुथे हुए हैं, यह मनमोहन सिंह के कार्यकाल का एक और घोटाला है। विभिन्न घोटालों के लिए कांग्रेस निशाने पर होगी, लेकिन पार्टी ने सांप्रदायिकता को मुख्य मुद्दा बनाया है। भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता दोनों का सामना शुचिता और विविधता वाली सोच के मुद्दे से करना चाहिए। आप इन तारों को जोड़ सकते हैं, बशर्ते ये इकट्ठा रहें। स्टॉप। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने यह डिक्टेशन बहुत अच्छे से कर ली होगी। इस डिक्टेशन में कुल 1067 शब्द थे और ऐसी और डिक्टेशनों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल द स्टेनोग्राफर को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू।